जैसे मान लो एक प्राइस है ये 100 रुपए चल रहा है और अगर कोई भी सेलर 120 पर सेल कर दे और बायर खरीद ले और इस बीच में कोई बायर सेलर बीच में एंट्री ना करे, सिर्फ एक एक शेयर में ट्रेड हो, तो प्राइस क्या नजर आएगा आपको? तो आप समझ पा रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाना नीचे ले जाना बड़ा सिंपल है, पर इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि इस बीच में ये लोग कहां हैं? सो रहे हैं क्या? जागेंगे ना। पर सोचो अगर ऐसा हो जाए तो पॉसिबल है ना प्राइस को कहीं भी ले जाना। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो रिटेलरों ने माल बेचा नहीं है, इस वजह से मार्केट आपका नीचे आया नहीं है, ये सबसे बड़ा रीजन है। और रिटेलर क्यों नहीं बेच रहा है? क्योंकि उसको पता है आपका जीडीपी जो है ना दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोइंग है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है ना, सबसे पहले आपको ये समझना है, क्योंकि पूरा टेक्निकल का बेस ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसे समझते हैं। मेरे हाथ में क्या है? पेन है और ये ऊपर क्या है? सीलिंग। तो ये रूफ मान लेते हैं, इसको ऐसे मैंने ऐसे उछाला, अभी कहां से टकरा के आया? ऊपर से, है ना। तो ये जो रूफ था यहां से ये पेन टकराया और नीचे आ गया। अब नीचे कहां पर आएगा? अगर मैं इसे ड्रॉप डाउन करूं तो फ्लोर तक, है ना, और फ्लोर से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस कौन सा एरिया होता है? जहां से प्राइस नीचे आता है। और सपोर्ट कौन सा एरिया होता है? जहां से प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल वर्डों में सपोर्ट रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना टेक्निकल चार्ट पर मल्टीपल हो सकते हैं। तो टेक्निकल चार्ट पर ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो बलून है ये भी तो रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि पहले तो पेन यहीं से टकराएगा, फिर ये वाला जो बलून है ये भी अगला रेजिस्टेंस होगा एंड देन ऊपर वाला भी, है ना। तो टेक्निकल चार्ट पर क्या होता है ना, मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं। अब इसे समझिए ऐसे। अब मान लेते हैं ये सारे के सारे सपोर्ट भी हैं और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस भी होंगे। कैसे होंगे वो समझते हैं। ठीक है, सॉरी, रेजिस्टेंस। अब सोचिए कि प्राइस 100 रुपए पर चल रहा है स्टॉक का, ऊपर की तरफ आता है 110 पे और यहां से स्टॉक नीचे आ जाता है। तो अब ये वाला जो जोन है ये क्या काम करेगा इसके लिए? अब सोचो कि ये दोबारा यहां से ऊपर जाता है और इस बारी ये इसको क्रॉस कर देता है। तो अब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, यानी यहां से स्टॉक ऊपर चला गया, तो अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया ना, तो ये रेजिस्टेंस माना जाएगा और ये ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कहां जाता है? ऊपर जाता है। ठीक है, अब यहां पर दो कंडीशन हो सकती है ना। कंडीशन 1 कि इस रेजिस्टेंस से नीचे आ जाए, कंडीशन 2 कि इसके ये दोबारा ऊपर चला जाए। तो नीचे आएगा तो इसे क्या बोलेंगे, और अगर ऊपर चला गया तो शाबाश। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ये नीचे आ जाएगा या तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया ब्रेकआउट और ये हो गया रेजिस्टेंस। अब यहां एक और चीज समझना कि ब्रेकआउट पे ना आपको क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। अब रिवर्स केस समझते हैं। अब मान लो प्राइस नीचे आ रहा है किसी स्टॉक का। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो ये यहां से ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर चला गया तो ये सपोर्ट है, और अगर यहां से नीचे आ गया तो ये क्या है? ब्रेक डाउन। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ब्रेकडाउन पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। शाबाश, ठीक है, आ रहा समझ। अरे बिंदास मिलेगी सर, आपको नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? अरे बिल्कुल सर, आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे, आपके लिए दोबारा लेक्चर ये दोबारा से डिलीवर करेंगे, चिंता ही मत करिए, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो यहीं से नीचे जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? तो ब्रेकडाउन पे आपको क्या करना चाहिए और ब्रेकआउट पे परफेक्ट, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये रेजिस्टेंस है 3, ठीक है। अब 3 रेजिस्टेंस में से आपको सिर्फ 2 चीजें समझनी है। पहला कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसने कितना टाइम टेकन किया है, 4 महीने। दूसरे वाले रेजिस्टेंस ने और तीसरे वाले ने सबसे बड़ा टाइम कवर किसने किया है? इसने। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, टाइम वाइज रेजिस्टेंस जो सबसे ज्यादा टाइम कवर करता है उसे हम टाइम वाइज रेजिस्टेंस मान लेते हैं, सबसे बड़ा, ठीक है। और इसका इंपैक्ट भी ज्यादा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके बाद इससे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है? ठीक है, रीजन कि इससे कम टाइम कवर किया है। एंड ये वाला सबसे छोटा जिसने केवल 4 महीने का टाइम कवर किया है। अब सिर्फ मुझे एक और बात बताना, यहां पर इंपैक्ट सबसे बड़ा किसका होगा? मान लो टेक्निकल चार्ट पे इसका ब्रेकआउट आता है, इसका ब्रेकआउट आता है, इसका ब्रेकआउट आता है, तो तीनों में से सबसे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट किसका होगा? इसका। इसे रियल लाइफ में कनेक्ट करके बताऊं, अगर आप 4 महीने मेहनत करते हैं और 8 महीने मेहनत करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा बड़ा किसका आना चाहिए? 8 महीने का ना। तो सोचो कि 8 महीने के ब्रेकआउट का जब रिजल्ट आएगा तो कितना बड़ा आएगा, ठीक है। आ रही है मेरी बात सबको समझ में? अब यहां पर लर्निंग क्या है कि ये टाइम 2 साल का भी तो हो सकता था ना, 3 साल का भी हो सकता था, 6 महीने का भी हो सकता था, 2 साल का भी हो सकता था और 1 महीने का भी हो सकता था। अब यहां पर एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिएगा। टेक्निकल चार्ट पर जब कभी भी बड़े ब्रेकआउट आते हैं, लाइक 2 साल, 3 साल, मिनिमम 1 साल, तो उन ब्रेकआउट्स को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। लर्निंग है बहुत बड़ी। एग्जाम्पल के तौर पर 5 साल से एक स्टॉक, कोई कमोडिटी, कोई XYZ कुछ भी एक रेंज में चल रहा था और उसने उसको ब्रेक कर दिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा पता है? बहुत जल्दी बहुत बड़ा टारगेट देगा वो आपको। अभी 12 से, अभी तुम्हें 12 से दिखाएंगे तब और समझ में आएगा कि इतने साल का ब्रेकआउट था वो। सबको क्लियर हो गया टाइम वाइज क्या होता है? अब आते हैं प्राइस वाइज। तो प्राइस वाइज को ना हाइट वाइज रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। अब यहां पर बताओ हाईएस्ट पीक कौन सी है? 180। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब ये जो 180 का रेजिस्टेंस है, अभी मान लेते हैं ये 180 का नया बना देता हूं, ये 180 का नया वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 180 का रेजिस्टेंस। तो प्राइस वाइज रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जो सबसे पीक पर पाए जाते हैं, जैसे 190। तो ये 190 का प्राइस सबसे ऊपर है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस भी सबसे बड़ा होगा। इसकी एक साइकोलॉजी समझाता हूं। साइकोलॉजी ये है, बुर्ज खलीफा से समझा पाऊंगा। तो बुर्ज खलीफा का जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वो सबसे ज्यादा महंगा है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है,
165, हाँ, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं वहाँ जाने के। अब सोचो वहाँ पे जो ऑफिस हैं या अपार्टमेंट है वो कितने महंगे होंगे ना। क्यों महंगे होंगे? क्योंकि सबसे ऊपर है। अब आपको ना वो फील आएगी जब आप कभी खरीद पाएंगे ना उसे, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा वास्तव में यार हम बहुत ऊपर हैं, ठीक है, दुनिया बहुत नीचे है, हम बहुत ऊपर हैं। और जस्ट बिकॉज कि वो जो हाइट है ना आपको वो सबको समझा देगी। सिमिलरली जब टेक्निकल चार्ट पे ना हाईएस्ट प्राइस ब्रेक करता है ना, तो इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। जैसे बुर्ज खलीफा के 160 के ऊपर कुछ है ही नहीं मान लो, तो यहां भी कुछ नहीं है। आप समझ पा रहे हो? आपका दिमाग ना चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाता इस वक्त कि प्राइस जाएगा कहां पे, क्योंकि आप रेजिस्टेंस को देखकर ये बोल सकते हो ना कि भाई नेक्स्ट मेरा टारगेट ये हो सकता है ना, पर यहां पे आप क्या टारगेट बोलोगे, क्योंकि इसके ऊपर तो प्राइस कभी गया ही नहीं। तो इसको कहते हैं, इसको ब्लू स्काई जोन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जहां पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब यहां पर आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझना, बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूं और बहुत आसानी से काम करोगे। अब जब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं तो एक कॉमन रिटेलर क्या सोच रहा है, शाबाश, पता है क्या सोच रहा है, यार इतना मार्केट ऊपर आ गया सेल कर देते हैं। डर लगने लगता है कि भाई इतना ऊपर भाग गया नीचे आ जाएगा, क्या करता है वो, सेल कर देगा और मार्केट यहीं से भागेगा। पता है क्यों भागेगा? क्योंकि जो ऑपरेटर है ना वो ये समझता है। अच्छा पहले तो एक और चीज समझो, ये ऑपरेटर की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कभी मार्केट लाइफ हाई पे खड़ा हुआ है तो इसका मतलब है लाइफ हाई के ऊपर चला गया है, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक लाइफ हाई के ऊपर चला गया है। तो वो क्यों गया है? वो इसलिए गया है क्योंकि उसमें जेन्युइन बाइंग हुई है, किसी को अपॉर्चुनिटी लगी है, किसी को वैल्यू बाइंग समझ में आई है, इसलिए उसने ये किया है। और जब वैल्यू बाइंग हुई है, बहुत बड़े लेवल पर बाइंग हुई है, तो वो इतनी आसानी से तो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। जब कोई स्टॉक हायर हाई बना रहा है ना, तो ये समझ लेना कि उसमें स्मार्ट मनी काम कर रही है। और जब कोई स्टॉक लोअर लोज बनाए ना, तब भी ये समझना कोई माल बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब सवाल यहां पर ये है कि अगर आपको ये नहीं पता कि इसकी साइकोलॉजी क्या है 52 वीक हाई के ऊपर, तो आप हमेशा गलती करोगे, जो कि एक नॉर्मल रिटेलर करता है। वो एक स्टॉक को 100 रुपए से ट्रैक कर रहा है, जो कुछ ही महीनों में हो सकता है 190 आ गया हो। अब वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि 190 का जो प्राइस है ना, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूं। तो उसको लग रहा है मैं सेल कर देता हूं, क्या होगा, 200 जाएगा, मैं और सेल कर दूंगा, फिर नीचे आएगा, मैं बाय कर लूंगा और बड़ा पैसा बना लूंगा मैं। उसके दिमाग में ये थॉट चलता है और यहीं पे वो गलती करता है, क्योंकि जब स्टॉक ना ब्लू स्काई जोन में होता है ना, तो वो 10%, 20%, 50%, कुछ भी चल सकता है, कुछ भी चल सकता है वो। फिर वहां से वो स्टॉक ऐसी टेरिटरी में आ गया है जहां पर उसे समझ में नहीं आ रहा कि कहां पे रुकना है। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। अब यहां पे अगर उसे पता ही नहीं है कहां रुकना है, तो कितना भी चलेगा। और ये मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा। अब इसकी एक और साइकोलॉजी है कि ये यहां तो मैंने प्राइस के रूप में बताया है आपको, इसको नॉर्मली देखा जाता है 52 वीक हाई के रूप में। 52 वीक हाई क्या होता है? जहां पे पिछले एक साल का हाई किसी स्टॉक ने ब्रेक किया है, ठीक है। और जब भी वो ब्रेक करता है तो मार्केट में मोमेंटम आता है, तो वहां पर आपको क्या नहीं करना है, सेल नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 52 वीक हाई के ऊपर आपको सेल नहीं करना होता। और ये जानते हैं कि लॉस में मुझे बेचना नहीं है, तो जब माल बिकेगा ही नहीं तो नीचे कैसे आएगा? समझ पा रहे हो? सबसे बड़ा रीजन ये है। और आपको किसने बताया कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा? ये आपको खुद विश्वास है अपनी कंट्री पर। आपके जो नेता है ना, जब वो काम करते हैं, जैसे आप लोग ड्राइव करके जब बाहर जाते हैं, तो आप देखते हैं यार हाईवे की हालत तो बड़ी अच्छी है, और हाईवे के दोनों तरफ ना बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। आप समझ रहे हैं? आपको वो डेवलपमेंट नजर आता है। नीरज भाई तो रियल एस्टेट में, इनफैक्ट मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, तो आप ये देखो कि रियल एस्टेट में हमको ये समझ में आता है कि आज के समय में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है कि आज के टाइम पे आप 1 रुपए की चीज कभी कहीं ले लो, 10 साल में वो 100 रुपए हो जाएगी, 20 रुपए, 30 रुपए हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो इतना जो विश्वास है ना आपको खुद के ऊपर। अच्छा दुनिया की बात कर लेते हैं, तो आप देखो कनाडा से लोग इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका से छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सबको एक बात समझ में आ गई कि भाई इंडिया का जो फ्यूचर है वो तो ब्राइट है। और ये जो ब्राइट फ्यूचर है, ये आपको एक कन्विक्शन दे रहा है कि भाई अगर इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है तो स्टॉक मार्केट का फ्यूचर भी तो ब्राइट है।
तो आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे जो DIIs पैसा लगा रहे हैं वो किसका पैसा है, आपका ही तो है। जितनी भी SIP आप लोग करते हैं वो DIIs के थ्रू आपके मार्केट में आ जाती है, विच मीन्स कि DIIs जो पैसा लगा रहा है वो आप लोगों का ट्रस्ट है। और आप क्या करते हो, इस ट्रस्ट को बरकरार रखा है आपने ब्रेक थोड़ी किया है SIP के प्राइस को। अब आप सोचो मार्केट नीचे जाएगा या, अब अगर आप ना अपना विश्वास लूज कर दो और सभी लोग सेलिंग पे आ जाओ, तो यही जो शेयर ना 100 लोग बेचेंगे, क्वांटिटी होगी सिर्फ 100 और प्राइस होगा 10। आपको पता है एक शेयर भी प्राइस तय कर सकता है। मान लो कि मैं बायर को कांस्टेंट रख दूं, कोई भी बायर नहीं है और सिर्फ सेलर है मार्केट में जो कि 10 रुपए पे सेल करता है, तो प्राइस क्या होगा भाई, लास्ट LTV तो वही होगा ना। पर इस बीच में ये सोचना कितना मुश्किल है कि सारे बायरों को कैसे मैं रोक सकता हूं। जब प्राइस 100 रुपए से गिर के 50 रुपए हो जाएगा तब कैसे रोक सकता हूं। तो प्राइस कैसे तय होता है, एक शेयर भी, ध्यान रखना, कोई भी प्राइस, जैसे मान लो एक प्राइस है ये 100 रुपए चल रहा है और अगर कोई भी सेलर 120 पर सेल कर दे और बायर खरीद ले और इस बीच में कोई बायर सेलर बीच में एंट्री ना करे, सिर्फ एक एक शेयर में ट्रेड हो, तो प्राइस क्या नजर आएगा आपको। तो आप समझ पा रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाना नीचे ले जाना बड़ा सिंपल है, पर इतना सिंपल भी नहीं है क्योंकि इस बीच में ये लोग कहां हैं, सो रहे हैं क्या, जागेंगे ना। पर सोचो अगर ऐसा हो जाए तो पॉसिबल है ना प्राइस को कहीं भी ले जाना, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो रिटेलरों ने माल बेचा नहीं है, इस वजह से मार्केट आपका नीचे आया नहीं है, ये सबसे बड़ा रीजन है। और रिटेलर क्यों नहीं बेच रहा है, क्योंकि उसको पता है आपका GDP जो है ना दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोइंग है। आपकी जो कंट्री है ना, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो यूथ है, जो एवरेज एज है हमारे देश में वो 28 साल है, 28 ईयर्स। जापान चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इनफैक्ट 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, हमने तो सरपास कर दिया ना उसको। तो जापान में एवरेज एज कितनी है पता है, 55 और हमारी 30। तो 30 ईयर के जो यूथ है, हाँ जी बुला तो रहे हैं, मैं जाना नहीं चाहता, आप चलेंगे घूम के आएंगे, चेरी ब्लॉसम अभी आने वाला मौसम, चलेंगे, अच्छी जगह है, गए हो जाना अपनी लाइफ में ना भाई, एक बार जरूर जाना। मैं भी एक ही बार गया हूँ, दोबारा चलेंगे, पर बहुत अच्छा देश है, बड़ा प्यारा देश है। हाँ यूथ हमारा जो है वो 30 इयर्स का है। अब आप सोचो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में नाम करने की। सेम चाइना के साथ 20 साल पहले यही हुआ था कि उसकी जो ये थी ना, तो 25-30 साल के आसपास थी।